तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। ओके, तो मेरा नाम है कीर्ति राघव और ये चैनल आपको गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी अगर सरकारी नोटिफिकेशन आपके पास हमारे पास आती है जिसमें हमको लगता है कि मतलब ये नोटिफिकेशन अच्छी है और इसमें काफ़ी अच्छी पोस्टिंग है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको हर एक अपडेट जो कि गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी हुई वो अपडेट मतलब आपको हर चीज़ से अपडेट रखने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम से। एंड इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी के कुछ वीडियो जो चैप्टर्स की होंगी जैसे हिस्ट्री से जुड़ी वो भी आपको इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे करके जैसे हमारे चैनल ग्रो करेगा उस हिसाब से आपको इस पर हमारे चैनल पर ये वीडियोस भी मिलेंगी, अवेलेबल होंगी, जो कि आपकी जीके के लिए जनरल कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। ओके, तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है इसको कहा जाता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैटल है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। मतलब कि कब हुई थी बैटल बैटल प्लासी, क्या रिजल्ट हुआ था, मतलब इसका क्या रिजल्ट रहा था, क्या इम्पैक्ट पड़ा था, किसके मतलब कौन सी डेट में ये हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, और इसको मतलब बैटल ऑफ प्लासी कराने के पीछे रीज़न क्या था। तो इस तरीके के कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, एक आधे क्वेश्चन का तो आपको आंसर इसमें मिल ही जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपसे कि बैटल ऑफ प्लासी ये एक इस तरीके का बैटल था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी से जिसने एक पॉलिटिकल पावर बना दिया था। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ऐसा ट्रेडिंग कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम तरीके से आई थी, लेकिन इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद में उसको एक पॉलिटिकल पावर, एक काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल पावर जो है वो बन गई थी बैटल ऑफ प्लासी के बाद। और पहली बार बैटल ऑफ प्लासी हुई कब थी, तो एक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए बैटल प्लासी हुई कब थी, लेकिन आपको एंड में जो है उसकी डेट पता चलेगी बैटल प्लासी हुई कब थी। तो बात करते हैं सिक्स्थ मुगल एम्परर जिसका नाम है औरंगजेब, जिसने रूल किया था 1658 से लेकर 1707 तक, जो कि सिक्स्थ मुगल एम्परर थे। ओके, तो उन्होंने जो उन्हीं के टाइम पे ही तो फ्रेंच जो थी, फ्रेंच कंपनी भी जो है इंडिया में आई थी 1664 के बीच में। तो इनके बीच में मतलब औरंगजेब के बाद में मतलब बहुत से कुछ छोटे-मोटे जो है राजा बने थे, कुछ भी और भी एम्परर आए थे, छोटे-मोटे मतलब उनका ज़्यादा नाम तो इतना देखा नहीं जाता, लेकिन वो भी मतलब आए थे। तो बात करते हैं बहादुर शाह फर्स्ट की, जो कि 1701 से 1707 से लेके 1712 तक जिसने मतलब जो एम्परर रहा, बादशाह रहा। फिर उसके बाद जहांदर शाह जो कि 1712 से लेके 1730 तक रहा। फिर उसके बाद फारूक शाह, फिर ये भी रहा था 1713 से लेकर 1719 तक। तो हम बात करते हैं मुर्शिद कुली खान के। मुर्शिद कुली खान जो कि दीवान बने थे बंगाल के 1707 में, जो कि 1700 में वो बादशाह बने थे बंगाल के। लेकिन उन्होंने 1704 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिफ्ट की ढाका से लेकर मुर्शिदाबाद, मतलब जो बंगाल का जो कैपिटल था उसको मुर्शिदाबाद में मुर्शिद कुली खान ने, देखो मुर्शिद कुली खान थे मुर्शिदाबाद, तो उन्होंने ढाका जो है बंगाल की जो कैपिटल थी ढाका से लेकर उन्होंने 1704 में उसको मुर्शिदाबाद पर उनको शिफ्ट कर दिया। तो फारूक शियार के बारे में बात करते हैं जिन्होंने रूल किया था 1713 से लेकर 1719 तक। तो आफ्टर फारूक शियार के बाद में जो पूरा जो बंगाल जो एक मुगल एम्परर के अंडर में कंट्रोल में चलती जा रही थी, तो वो सब चीज़ें क्या हो गई थी, फारूक शियार के बाद खत्म हो गई थी। तो 1717 में मुर्शिद कुली जो थे वो पहले नवाब बने थे बंगाल के। तो पहले जो नवाब बने थे मुर्शिद कुली बने थे, मुर्शिद कुली खान 1717 में बने थे। फिर उसके बाद 1727 में जो उन्होंने अपने सन इन लॉ जिनका नाम है सुजाउद्दीन मोहम्मद जो थे उनको वहाँ पर नवाब बनाया था बंगाल का। तो 1770 में हम बात करते हैं मुर्शिद कुली खान की। तो मुर्शिद कुली खान जिन्होंने 1704 में ढाका जो बंगाल का कैपिटल था उसको शिफ्ट किया मुर्शिदाबाद में। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेट आती है जिसका नाम है, जिसको कहते हैं 1727 में उन्होंने अपने सन इन लॉ जिसका नाम है सुजाउद्दीन मोहम्मद, उसको बंगाल का नवाब बना दिया था। फिर उसके बाद उनके साथ में एक जो उनके ऑनेस्ट जनरल थे जिनका नाम है अलीवर्दी खान को भी उन्होंने 1728 में अपना एक जनरल, एक इंपॉर्टेंट डिप्यूटी जनरल जो है वो बना दिया था, जो उनके साथ में ही काम करता था, जिनके ऊपर उन्हें काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, तो उसके साथ वो काम करते थे। लेकिन बात करते हैं मुर्शिद कुली खान की। मुर्शिद कुली खान जो कि 1717 में, तो उन्होंने 27 में अपने सुजाउद्दीन को नवाब बना दिया था। लेकिन उसके बाद में सरफराज ने सुजाउद्दीन मोहम्मद को हटाकर, सुजाउद्दीन थे उनको हटाकर
सरफराज खान जो कि 1739 से लेकर 1740 तक जिन्होंने रूल किया। तो 1740 तक सरफराज खान जो थे आए थे, तो उसको अलीवर्दी खान को उनका रूल पसंद नहीं आया, मतलब उनको अगेंस्ट लगा कि मैं एक डिप्टी जनरल है गया और सरफराज आने के बाद मतलब बंगाल का नवाब जो है वो बन गया, तो वो चीज़ें उसको पसंद नहीं आई थी। तो उन्होंने क्या किया, सरफराज को मार दिया। सरफराज को मारने के बाद अलीवर्दी खान जो है वो बंगाल के नवाब बन गए थे। तो और उन्होंने मारा कि 1740 में उनको मारा था बैटल ऑफ गिरिया में। बैटल ऑफ गिरिया में अलीवर्दी ने सरफराज को मारा था, ठीक है। तो उसके बाद वो नवाब बन गए थे बंगाल के, अलीवर्दी खान। फिर अलीवर्दी खान जो है वो बंगाल के नवाब रहे थे 1740 से लेकर 1756 तक, और 1756 तक रहे थे, और बैटल ऑफ पलासी भी अब इसी के आसपास है। ओके, तो बात करते हैं अलीवर्दी खां के। अलीवर्दी खां जो हैं उन्होंने अपने ग्रैंडसन जिनका नाम है सिराज उद्दीन दौला, तो अब सिराज उद्दीन दौला को 1756 में, तो 1740 से लेकर 1756 तक अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब रहे। उसके बाद उन्होंने अपने ग्रैंडसन जिनका नाम है सिराज उद्दीन दौला को बंगाल का नवाब बना दिया। सिराज उद्दीन जो थे नवाब बने बंगाल के 1756 से लेकर 1757 तक, सिर्फ 1 साल। तो ऐसी क्या चीज़ रही थी, सिर्फ 1 साल तक ये बंगाल के नवाब रहे थे। तो इन बंगाल के नवाब रहे थे सिराज उद्दीन दौला। तो इनको क्या हुआ, सिराज उद्दीन दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी का इस तरीके से रूल करना इनको पसंद नहीं था, मतलब फोर्टिफिकेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उनके द्वारा हर एक फोर्टिफिकेशन किया जा रहा था, वो चीज़ उनको पसंद नहीं आई। तो उन्होंने मतलब वो टैक्स भी पे नहीं करते, तो बंगाल का जो था, बंगाल के पास जितना रिवेन्यू आ रहा था वो क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से टैक्स की डिमांड की, कि ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने टैक्स की डिमांड की उनको, क्योंकि वो सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि रूल करना मतलब रूल तो वो कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि बंगाल में काफ़ी चीज़ों के लिए भैया रिवेन्यू वगैरह चाहिए होता है, तो जब क्योंकि ना ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान मिला हुआ था, फरमान का वो मतलब कंपनी को फरमान मिला हुआ था, लेकिन वो अपने पर्सनल यूज़ पर फरमान का पर्सनली यूज़ भी कर रहे थे। तो उसकी वजह से उनको मतलब टैक्सेस वगैरह वो कुछ पे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बंगाल के पास कोई भी रेवेन्यू वगैरह जो वो जनरेट नहीं हो पाता, जिसके ऊपर मतलब जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों के ऊपर वो खर्चा किया जाए। ओके, तो उन्होंने जब सिराजुद्दीन दौला थे तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से फोर्टिफिकेशन स्टॉप कराने की और टैक्सेस पे करने की डिमांड की, तो जो को कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनको लगा कि भाई अभी तक तो हमने टैक्स मतलब हम इतना काफ़ी अच्छे तरीके से फरमान का मतलब अपने पर्सनली यूज़ कर रहे थे, अब सिराजुद्दीन दौला है वो इस तरीके से बातें करेंगे और हमारे मतलब जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे तो वो ऐसे करके करने लगेंगे, तो वो सब चीज़ें उनको भी पसंद नहीं है। तो जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो सिराजुद्दीन दौला ने जो फोर्ट विलियम था उसके ऊपर अटैक कराया। फोर्ट विलियम के अंदर जो लोग थे ब्रिटिशर्स, कुछ ब्रिटिशर्स तो वहाँ से भाग गए थे, लेकिन कुछ अंदर ही रह गए थे, और जो अंदर रह गए थे वो मर गए थे, मतलब कुछ जल भी गए थे और उसके बाद कुछ अंदर ही घुटकर मर गए थे, तो उसको कहा जाता है ब्लैक होल इंसिडेंट। तो उस चीज़ को ब्लैक होल इंसिडेंट जो है वो कहा जाता है। तो जो चीज़ें जो डेट मैंने आपको बताई तो उसको याद रखना। फिर जब ये इस तरीके की चीज़ें हुई तो जो ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के पास कंप्लेन करी और उनसे मदद की डिमांड करी, ठीक है, जो कि फिर उन्होंने क्या किया, तो वो अपनी आर्मी को लेकर आए, तो वो उनकी आर्मी का जो सामना है वो सिराज उद्दीन दौला नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसका नाम है अलीनगर पीसफुल एग्रीमेंट। अलीनगर पीसफुल एग्रीमेंट के माध्यम से एक इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन कराया गया। तो उसका मतलब ये था कि वो टैक्सेस वगैरह नहीं पे करेंगे, वो फोर्टिफिकेशन कर देंगे। फोर्ट विलियम को ब्रिटिशर्स के अंडर में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की ही प्रॉपर्टी जो है वो कहा जाने लगा, और ब्रिटिशर्स को ये भी उन्होंने ये डिमांड की कि हमको अलाउड किया जाए कॉइन वगैरह छापने के लिए। तो ये सब चीज़ें कही जाने लगी। तो उन्होंने भाई एग्रीमेंट वगैरह अलीनगर पीसफुल एग्रीमेंट जो था वो उन दोनों के बीच में साइन हुआ, तो वो चाहते थे भैया पीस रहे, ज़्यादातर इनके बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, ठीक है। तो वो उस चीज़ के लिए भी नहीं माने, उनको लगा कि भाई सिराजुद्दीन दौला है, उन्होंने अब इस तरीके से बात किया तो वो आगे भी इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को अपने अंडर में उनको मतलब समझाया और उनको नवाब बनने का लालच दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारे साथ काम करोगे और तुम मतलब सिराजुद्दीन दौला जो है उनको हटाकर हम तुमको नवाब बना देंगे। तो उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुई, जो कि बैंक ऑफ रिवर भागीरथी, वहाँ पे भागीरथी नदी के किनारे पर हुई बैटल ऑफ प्लासी। तो अब बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 को। तो बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 को होती है, जो कि सिराजुद्दीन दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है। तो वो जो थे सिराजुद्दीन दौला
दौला जो कि नवाब के जो मिस्टर मीर जाफ़र के ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी आर्मी वो भी लेकर आने वाले थे। तो उनको लगा कि भई इस तरफ से ये अटैक करने वाले हैं, मतलब ये भी हमारे साथ सपोर्ट में है, तो हम क्या होंगे, जीत जाएँगे। लेकिन मीर जाफ़र ने बिट्रेड किया, उनके साथ धोखाधड़ी की, धोखेबाज़ किया, और जब जिस टाइम पे वोट लड़ी जा रही थी, उस टाइम पे वो नहीं आए, और उन्होंने मतलब जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी तो वो सारी चीज़ें उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को बता दी। तो वो क्या हुआ, उनके सामने काफ़ी बड़ी धोखाबाज़ी की, जिसकी वजह से सिराजुद्दीन दौला की डेथ हो जाती है। तो बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई, और जिसका रिज़ल्ट ये रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एज़ अ ट्रेडिंग कंपनी से लेकर एक पॉलिटिकल पावर जो है वो एक क्रिएट कर दिया। तो बैटल ऑफ प्लासी थी, तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी से लेकर एक मतलब पॉलिटिकल पावर जो है वो सारी उनके हाथ में देगी। तो फिर उसके बाद मीर जाफ़र जो थे, जब सिराजुद्दीन दौला मर गए, तो मीर जाफ़र को, जैसा उन्होंने कहा था कि मीर जाफ़र को नवाब बना देंगे बंगाल का, तो उनको बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो नवाब बनाने के बाद, क्योंकि उनको तो एक इस तरीके का पर्सन चाहिए था जो कि सिर्फ़ उनके कठपुतली की तरह काम करे, तो सारी चीज़ें जो होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में होती थी, और जो सिर्फ़ वही एक राजा के नाम पर मतलब दिखाया जाता था, कि मीर जाफ़र को दिखाया जाता था कि भई ताकि लोगों को लगे कि भैया हमने इनको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया है। लेकिन सारी चीज़ें कंट्रोल जो थी वो उन्हीं के हाथ में थी। तो उन्होंने जो भी चीज़ें उनसे क्योंकि उनके फिर मीर जाफ़र के मतलब जब वो बने तो नवाब, तो उनको ये टैक्सेस वगैरह पे नहीं करना, फोर्टिफिकेशन करना, वो सब उनको परमिशन मिल गए थे। तो इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा चैनल है गवर्नमेंट एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल, जिस चैनल पर आपको अपडेट गवर्नमेंट एग्जाम की मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको डेली अपडेट जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम की मिलती रही। और इस चैनल के माध्यम से हम थोड़ी बहुत आपको जीके और थोड़ी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की भी कुछ ना कुछ वीडियो जो है वो अपलोड करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा।